वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग कर रहे हैं मौलिक अधिकार का वीडियो। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 किया था। अब इसमें हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार का जो पहला अधिकार है, समता का अधिकार। अनुच्छेद आपका 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को जो है समता का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है इसमें? तो अनुच्छेद 14 आपका है समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार किस तरह से है? तो दो तरीक़ों से है। एक तो आपका है विधि के समक्ष समता, यानी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक, तो जो आपका कानून के समक्ष समानता की बात की जा रही है इसमें। और इसे हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो इसे लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समता आपका कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। हमेशा आपसे पूछा जाता है। ओके, किसी भी व्यक्ति, या तो वो भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी, कोई भी हो सकता है, इसको जो है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो विधि के समक्ष सबको समान माना जाएगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में या फिर किसी भी पद पर हो। तो उस सभी को जो है क्या किया जाएगा? लॉ के बिफोर जो है इक्वल माना जाएगा। ये कहता है आपका अनुच्छेद 14 का जो पहला पार्ट है, विधि के समक्ष समता। ठीक है, कहाँ से लिया गया आपको याद रखना है? ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है। ओके, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और याद रखना कि जो विधि के समक्ष समता की बात की जा रही है, यह अवधारणा किसने दी थी? ये कॉन्सेप्ट दिया गया था आपके ए.बी. डायसी के द्वारा। ठीक है, तो ए.बी. डायसी ये आपके ब्रिटेन के थे। इनके द्वारा ये जो है अवधारणा दी गई थी विधि के समक्ष समानता की। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये जो आपका विधियों का समान संरक्षण है, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके, तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या कहता है। समान परिस्थिति के लोगों के साथ समान व्यवहार करके उन्हें संरक्षित किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या कह रहा है? ये इस विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 361 जो है, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण देता है। किस बात के लिए? अगर इन्होंने कोई अपराध किया है, ठीक है, किसी भी अपराध की स्थिति में राज्यपाल और राष्ट्रपति को 2 माह पहले सूचना दे करके तब कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना, तो इन लोगों को क्या किया गया है? थोड़ा सा संरक्षित किया गया है। ताकि, क्यों ऐसा किया गया? ताकि ये अपने संवैधानिक कार्यों को पूर्ण रूप से कर सकें। यानी कि अभी अगर इनका कुछ संवैधानिक कार्य बाकी है तो उसको कंप्लीट कर लें अगले 2 महीने में, उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये इनको संरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ जो आपका अनुच्छेद 105 है, ये संसद के जो सदस्य हैं उनको भी इस तरह का विशेषाधिकार देता है कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई ना होकर उनको जो है सूचना दे करके फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 105 भी ऐसा करता है संसद के सदस्यों के लिए। और अनुच्छेद 361 ये जो संरक्षण देता है, ये किसको देता है? राज्यपाल और राष्ट्रपति को संरक्षण देता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, और विधि के समक्ष समानता। ओके, और दोनों आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका ऊपर वाला अनुच्छेद 14 था। अब हम लोग देखते हैं इसमें अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, तो ये 5 जो आपके आधार हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये आपके 5 आधार। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ प्लेस के आधार पर राज्य कोई भी विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी कि कोई भी विभेद, यानी कि कुछ भी जो है भेदभाव नहीं करेगा इन आधारों पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3) इस तरह से है 15(6) तक। ठीक है, तो पहला आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, ये 5 आधार आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? उपर्युक्त 5 आधारों पर नागरिक किसी भी अन्य नागरिक के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, 15(1) तो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा, राज्य। अब यहाँ पे कह रहा है कि नागरिक भी जो है अन्य नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 15(2) ये बोलता है। ठीक है, राज्य और नागरिक दोनों को ही मना किया गया है। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? ये कहता है कि जो राज्य है ये बालकों और स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, तो इनको थोड़ी सी छूट जो है इस आधार पर दी गई है। बालकों और स्त्रियों के लिए एक विशेष उपबंध करने की बात की गई है राज्य के द्वारा इस बारे में।
अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है? तो ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे कि आपके SC ST हो गए, OBC हो गए, इन सब के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। तो इसी के तहत जो आपके आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, तो इसी आधार पर दिया जाता है कि सामाजिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है या फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, तो ये दो आधार भी आपको याद रखने हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को जो है ये आरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो राज्य इनके लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो सबसे पहले जो आपका शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951, उसमें जो है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जो है इसके अंतर्गत दिया गया था। और इसी जो आरक्षण से संबंधित एक वाद है, यानी कि एक केस है, ये कौन सा है? तो चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्यवाद है, ठीक है। ये भी आपका किससे संबंधित है? तो आरक्षण से संबंधित एक वाद है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 15(5) क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15(5) जो है ये बोलता है कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 15(5) है इसे कब जोड़ा गया। पहले 15(4) तक था, तो इसे 93 में संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें क्या कहा गया? इसमें जो है प्रवेश में आरक्षण, यानी कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश जो है मिलने से संबंधित आरक्षण है ये, ठीक है, अनुच्छेद 15(5). और इसी से संबंधित जो है एक आपका वाद था, यानी कि केस था अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ, ठीक है। प्रवेश में आरक्षण से संबंधित ये आपका वाद था। ओके, तो याद रखना है अनुच्छेद 15(5) कब जोड़ा गया? तो 2005 में जोड़ा गया था 93 में संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें क्या था? तो इसमें था शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में जो आरक्षण होता है उससे संबंधित ये था। अब देखिए अनुच्छेद 15(5) को मंडल 2 का नाम दिया गया है। तो मंडल क्या था? तो मंडल आयोग जो है ये आरक्षण से संबंधित जो है एक आयोग बनाया गया था, ठीक है ना, आरक्षण से संबंधित एक आयोग बनाया गया था। तो अभी इसमें जो है प्रवेश में आरक्षण दिया गया, तो इसको जो है मंडल 2 भी नाम दिया गया है, किसको? अनुच्छेद 15(5) को। अनुच्छेद 15(6) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 15(6) कहता है कि जो है आपका जो EWS आरक्षण है ये अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) दोनों में शामिल है, ठीक है ना। तो अभी 16(6) आगे आएगा तब उसमें भी बताएंगे इसे। तो अनुच्छेद 15(6) इसको भी जो है 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 15(5) कब जोड़ा गया था? तो 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 15(6) EWS आरक्षण जो है ये जोड़ा गया आपके 103वें संविधान संशोधन 2019 में। ये आपको हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को कितना आरक्षण है? तो 10% का आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। तो 10% के आरक्षण की बात कही गई है। ये आपका EWS आरक्षण है, 2019 में इसे जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं अगला आपका है अवसर की समानता। जो आपका आरक्षण मुख्य रूप से जो आपका दिया जाता है वो आपके इसी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। ओके, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो ये लोक नियोजन जो है किससे संबंधित है? तो जो आपके राज्य के जो पद होते हैं, जो आपके सरकारी पद हैं, ठीक है, जो आपके सरकारी पद हैं उसी की बात कर रहा है, ठीक है। सरकारी पदों में ये जो आरक्षण लगता है उसी में लगता है। जो आपका निजी है, जो निजी यानी कि प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उसमें आरक्षण की बात ये नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए जो है आपके निजी संस्थाओं में जिसको काम आता है केवल उसी को जो है काम मिलता है। ओके, तो अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन यानी कि राज्य के अंतर्गत किसी भी पद पर नियोजन या फिर नियुक्ति में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। पहली बात तो ये कहता है अनुच्छेद 16(1। अनुच्छेद 16(2) क्या कह रहा है? राज्य के अधीन नियोजन तथा नियुक्ति करते समय निम्नलिखित 7 आधारों धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये तो 5 आप जानते ही हैं। इसके अलावा उद्भव और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी कहा गया आपके किसमें? अनुच्छेद 16(2) में। अब अनुच्छेद 16(3) क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है, अनुच्छेद 16(3) कह रहा है कि किसी राज्य किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति में निवास स्थान के आधार पर कुछ सीटों का आरक्षण कर सकती है। यानी कि निवास स्थान के आधार पर जो है, जैसे अगर यूपी की गवर्नमेंट है तो वो कहेगी कि 80% लोग जो है इस भर्ती में यूपी के शामिल होंगे, बाकी 20% जो है अदर राज्यों के फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो इसने क्या कर लिया? 80% अपने राज्य के लिए आरक्षण कर लिया, ठीक है। इसीलिए जब आप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपका निवास स्थान कहाँ पे है, आप कहाँ के अस्थायी निवासी हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया।
राज्य जो है कुछ सीटों पर आरक्षण को जो है आरक्षण कर सकती है अपने कुछ सीटों पर। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? राज्य को अधिकार है कि वह अपने राज्य में ऐसे पिछड़े वर्ग या ओबीसी जो जिन्हें आप ओबीसी कहते हैं, उनके लिए जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी नियुक्ति या नियोजन में विशेष उपबंध कर सकेगा। तो जो आपको ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, ये किसके तहत है? आपके अनुच्छेद 16(4) के तहत। अब देखिए, अभी आपने देखा था पीछे जो है कि अनुच्छेद 15(5) जो था, जिसमें जो है प्रवेश में आरक्षण दिया गया था, उसको क्या नाम दिया गया था? मंडल 2 नाम दिया गया था ना। अभी आपने देखा था मंडल 2 नाम दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे मंडल आयोग के बारे में बताया गया। तो मंडल आयोग आरक्षण से संबंधित एक आयोग था, 1973 में बनाया गया था। इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध बनाया था, ठीक है। तो इस मंडल आयोग ने ही जो है, और 1973 में आया था ये, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को इसने वैध बनाया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16(4) के तहत, ठीक है। और क्रीमी लेयर से संबंधित और प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, इससे संबंधित जो है ये आपका इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो है 1993 में क्या हुआ था, एक केस आया था। किससे संबंधित था? जो आपका क्रीमी लेयर है, ठीक है, और प्रमोशन में आरक्षण नहीं है, इससे संबंधित एक केस था, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। कब का है? 1993 का है। ये भी आप केस भी याद रखेंगे। अगला हमारा है 16(4) का। तो 16(4) का क्या है? इसे 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया। SC ST को प्रोन्नति यानी कि जो प्रमोशन होता है उसमें आरक्षण मिलेगा, ये आपके 16(4) का में कहा गया। अभी आपने देखा था ऊपर कि ओबीसी को आरक्षण दिया गया था मंडल आयोग के द्वारा 1973 में, ठीक। 1995 में ये वाला जोड़ा गया अनुच्छेद 16(4) का, और इसमें SC ST को प्रमोशन में आरक्षण की बात कही गई कि आप प्रमोशन में भी इनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 16(4) का में ये कहा गया है। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, अग्रनयन कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत इसमें दिया गया है। इसका क्या मतलब है कैरी फॉरवर्ड का? यानी कि यदि कोई सरकारी पद के लिए कुछ आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, यानी कि ओबीसी के लिए कुछ पद आया था लेकिन उसके सारे उम्मीदवार नहीं मिले, मान लो 50 पद आया था, 30 पद भर गए, आपके 20 पद जो है इसमें खाली रह गए, ठीक है। तो उस पर आगे उसी आरक्षित वर्ग को शामिल किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 20 पद खाली रह गए इसमें SC ST या फिर जनरल को भर दिया जाएगा, नहीं, ये आगे फिर से भर्ती जो है इसको जोड़ दिया जाएगा। ये केवल ओबीसी के लिए ही आरक्षित रहेगी 20 सीट, इसमें केवल ओबीसी वाले ही आएंगे, ओके, ऐसा। अब देखिए अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है, और अनुच्छेद 16(6) की बात अभी आपको बताई गई थी कुछ समय पहले, ठीक है। तो अनुच्छेद 16(5) कहता है कि राज्य जो है धर्म के आधार पर कुछ परिस्थितियों में सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। तो धर्म के आधार पर कुछ परिस्थितियों में सकारात्मक भेदभाव की बात कही गई अनुच्छेद 16(5) में। और अनुच्छेद 16(6) क्या है? ऐसा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो SC ST OBC ना हो, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को राज्य के अधीन 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आपका अगर SC ST OBC नहीं है तो क्या है? वो आपका जनरल है, ठीक है। तो जनरल है, तो जनरल को जो है 10% आरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 16(6) में भी, और इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। इसी को जो है EWS आरक्षण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 16(6) और अनुच्छेद जो आपका 15(6) है ये किससे संबंधित है? तो ये आपके EWS आरक्षण से संबंधित है, और इसे जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा, ठीक है, 10% आरक्षण से। अब अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता है, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो आपके अवसर की समानता की बात की जा रही है, ये केवल सरकारी क्षेत्र के लिए है। जो आरक्षण की बात है ये सब केवल सरकारी क्षेत्र के लिए है, निजी क्षेत्र के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइवेट क्षेत्र में अगर आपको कोई काम आता है तभी आपको काम मिलेगा। आपको जो है अगर किसी का नंबर ज़्यादा है तो आपको जो है प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी कि आप OBC हैं या फिर SC ST हैं, ठीक। तो ये प्राइवेट में ऐसा लागू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 17 है आपका अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो अस्पृश्यता क्या होती है? तो अस्पृश्यता है आपकी छुआछूत का पूर्ण रूप से उन्मूलन, ठीक है। छुआछूत जो आपका किया जाता है, छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका पूर्ण रूप से उन्मूलन का मतलब उसको समाप्त करने की बात की जा रही है।
अनुच्छेद 17 राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है, यानी कि राज्य भी जो है किसी के साथ छुआछूत की बात नहीं कर सकता और व्यक्ति भी किसी के साथ छुआछूत की बात नहीं कर सकता। तो राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ये उपलब्ध है अनुच्छेद 17, जो अस्पृश्यता के अंत की बात की जा रही है। अस्पृश्यता का जो अपराध है, यानी कि छुआछूत का कोई अपराध है, तो ये तत्काल दंडनीय है। ठीक है, इसमें जो है आपका समय नहीं लगता, ये तत्काल दंडनीय है। ओके, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि दोनों कानून बना सकते हैं। अब आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपके याद रखनी है, ये आपका ये है कि जो आपका भारतीय संसद है, इसने सबसे पहले अनुच्छेद 35 के तहत अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में ही पारित किया था। ठीक है, लेकिन 1976 में जो है इसका संशोधन किया गया और इसका नाम बदल दिया गया। तो अभी जो वर्तमान में नाम है, ठीक है, अस्पृश्यता से संबंधित जो आपका ये कानून बनाया गया है, इसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, पहले इसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अब इसमें संशोधन करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 17 हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, यानी कि 18(1) बोल रहा है आपका राज्य, सेना और विधा। सेना में जो आपके अवार्ड होते हैं, आपको पता है, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, इस तरह के जो है अवार्ड होते हैं। और इसके अलावा विधा का मतलब जो आपका पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये सब दिया जाता है। इनसे संबंधित उपाधियों को छोड़ करके अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा राज्य। ठीक है, ये यानी कि सेवा में और जो ये आपके विधा वाले हैं, ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई भी उपाधि राज्य प्रदान नहीं करेगा। यदि कोई भारतीय नागरिक जो है किसी विदेशी को अगर कोई विदेशी उपाधि लेनी है, किसी विदेश में अगर उसको उपाधि मिल रही है, तो उसके लिए वह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वह उपाधि धारण कर सकता है। यानी कि अगर आप भारतीय नागरिक हो, आपको विदेश में कोई उपाधि मिल रही है, ठीक, तो आप जो है भारत की राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही उस उपाधि को धारण कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका उपाधियों के अंत की बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपको पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों तक इसे आप ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट करके हमें बताया कीजिए कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं। इसमें आपका जो डाटा दिया जा रहा है, ये डाटा आपके काम का है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।